अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस रिसर्च में हम रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। ये डायग्राम है आपके सामने कि इसमें बेटे हमने रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ को डिटेल से डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, रिसर्चर की इंटरफेरेंस कितनी हो सकती है, मिनिमल, मॉडरेट, एक्सेसिव, स्टडी सेटिंग कंट्रीब्यूट हो सकती है। अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट कर रहे हैं तो वो नॉन कंट्रीब्यूट होगी, अगर आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कंडक्ट कर रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूट होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दो एलिमेंट्स जो हैं वो रह गए हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड टाइम होराइजन। आज हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटे देखें कि यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि हम अपनी रिसर्च स्टडी में किन लोगों को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में हम डाटा को एग्रीगेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाटा एनालिसिस उन पे करेंगे। यानी कि सपोज़ करें कि अगर आप एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशनल लेवल को रेज़ करने की तरफ आपकी रिसर्च स्टडी का फोकस इस चीज़ के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इंटरेस्टेड है और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी मोटिवेशन को इन्हांस कर लेंगे। तो इस स्टडी में आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और उस डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं ताकि आप उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकें जो एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशनल लेवल को इन्हेंस करेंगे। ठीक है, अगर रिसर्चर जो है वो दो पर्सनस के इंटरेक्शन को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो, दो लोगों के, ठीक है, यानी कि पेयर्स को, तो इसे कहते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस डायर्ड्स है। ठीक है, यानी कि जहाँ दो लोग इन्वॉल्व हो, यानी कि सपोज करें आपके रिसर्च स्टडी में आप हस्बैंड एंड वाइफ के इंटरेक्शंस को स्टडी करना चाह रहे हैं, या आप कोच, वो पर्सन जो आपकी कोचिंग कर रहा होता है नीचे सबऑर्डिनेट, उसके रिलेशनशिप को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये बेटे डायरेक्ट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे दो लोगों के दरमियान, दो पर्सनस के ग्रुप के इंटरेक्शंस को आप स्टडी करने जा रहे होते हैं, तो तब आपका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वो डायरेक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ के जो है वो स्पेंडिंग पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप पेयर में जो है वो स्टडी कंडक्ट करेंगे, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस डायरेक्ट्स है। अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक ग्रुप लेवल पे जो है वो इंटरेक्शन को स्टडी करना चाह रही हो, यानी कि आपने सपोज करें कि 6 ग्रुप्स से 7 ग्रुप्स से 8 ग्रुप्स के में जो लोग हैं उनसे आपने डाटा को कलेक्ट करना है, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ग्रुप्स होंगे। इसी तरह आप एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों से डाटा गैदर कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं। फिर ऐसे केस में आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि डिपार्टमेंट होंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो सकता है, अगर आप डिफरेंट कल्चर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कल्चर का जो है वो कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो कल्चर के हिसाब से होगा, कल्चर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा। तो इस तरह बेटे देखें कि आप यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो बेसिकली, इसकी डेफिनेशन है, रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड। ठीक है, कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी एग्रीगेशन आप इंडिविजुअल से कर रहे हैं तो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनालिसिस है, अब दो लोगों से कर रहे हैं पेयर की सूरत में तो डायर्ड्स यूनिट्स ऑफ एनालिसिस है, अब ग्रुप से कर रहे हैं तो ग्रुप यूनिट ऑफ एनालिसिस है, अब कंट्री से कर रहे हैं तो कंट्रीज यूनिट ऑफ एनालिसिस है। और ये जो है यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है इन पे बाद में आप डाटा एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। अब बेटे देखें कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, यानी कि हम जब रिसर्च करते हैं तो ऊपर जब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नैरो डाउन करते हैं तो उसी टाइम आपने देखा था हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। हमारे रिसर्च क्वेश्चन हमें बताते हैं कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा। अगर हम ग्रुप के डिसीजन मेकिंग पैटर्न को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप होगा। ठीक है, हम अगर ग्रुप के साइज, ग्रुप के स्ट्रक्चर, कोहेसिवनेस को स्टडी करना चाह रहे हैं तो यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ग्रुप है। अगर हम इंडिविजुअल्स की मोटिवेशन को, उनकी कमिटमेंट को, लॉयल्टी को स्टडी करना चाह रहे हैं तो यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो आपका रिसर्च क्वेश्चन ही आपको बताता है कि आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो क्या होगा। इस तरह से देखें कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल से डायरेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, नेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे जो है वो हम शिफ्ट होते जाते हैं हम अपने रिसर्च क्वेश्चन में, वैसे वैसे हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस भी चेंज होता जाता है। ठीक है बेटे, हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है ये चेंज होता रहता है। अगर आप इंडिविजुअल्स के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स है। अगर आप ग्रुप डायनामिक्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, यानी कि आप 6-7 ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप के फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप कल्चरल डिफरेंसेस को जो है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो कल्चर हो जाएगा। इंडिविजुअल्स में
वैसी करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती जैसे ग्रुप्स में होती हैं। जिस तरह ग्रुप्स में कोहेसिवनेस होती है, स्ट्रक्चर होता है ग्रुप का, इंडिविजुअल्स का एक स्ट्रक्चर या कोहेसिवनेस नहीं होती। इसी तरह ग्रुप्स में वो करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती जो इंडिविजुअल्स में होती हैं, जैसे कि IQ, स्टेमिना। तो इस वजह से बेटे देखें, हर यूनिट ऑफ एनालिसिस एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और इस वजह से आपका रिसर्च क्वेश्चन आपको बताता है कि आपने किस चीज़ को एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस अपनी रिसर्च स्टडी में लेना है। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस के बारे में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बेस पर आगे आप अपना डाटा कलेक्शन के मेथड्स, सैम्पल साइज़ और बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं वो चूज़ करते हैं। अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स हों तो आपका सैम्पल साइज़ उनके हिसाब से होता है, अगर ग्रुप्स हों तो उनके हिसाब से होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशंस हों तो अब आपके लिए पॉसिबल तो नहीं होगा कि 1000 के करीब ऑर्गेनाइजेशन से डाटा गैदर कर लें। तो इस वजह से यूनिट ऑफ एनालिसिस आपकी जो भी चीज़ होती है, तो आपका डाटा कलेक्शन का मेथड, आपका सैम्पल साइज़ जो है वो डिपेंड कर रहा होता है यूनिट ऑफ एनालिसिस के ऊपर। ये एग्जांपल है जिसमें इंडिविजुअल्स एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस हैं, डायरेक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस है, सबके बारे में लिखा है। मैं आपके सामने 2-3 डिस्कस करूंगी, बाकी सारे आपने खुद रीड करने हैं। जिस तरह देखिए कि एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू नो हाउ मेनी ऑफ द स्टाफ वुड बी इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3-day सेमिनार ऑन मेकिंग अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ये जानना चाहता है कि उसके स्टाफ में से कितने लोग 3 दिन के एक सेमिनार अटेंड करने में इंटरेस्टेड है। इस मकसद के लिए वो जो डाटा हर इंडिविजुअल से गैदर करेगा, उस केस में उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स हैं। नीचे देखें डायरेक्ट्स जो है वो कैसे हो सकते हैं कि हैविंग रेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेंटरिंग, अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वांट्स टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज in 3 departments of the organization who are in mentoring relationships and then find out what the jointly perceived benefits of such a relationship are। कि जो एक ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर है, मेंटरिंग के बेनिफिट्स को देखते हुए वो अपने 3 डिपार्टमेंट्स में से एम्प्लॉइज़ जो है वो चूज़ करता है, और वो देखना चाहता है कि इनके मेंटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि वो लोग जो उन्हें गाइड करते हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे वो पेयर का एक रिलेशनशिप जज करने की कोशिश कर रहा है, मेंटर और मेंटर्ड 2 लोगों का। तो ये जो वो पेयर में ये जो स्टडी कर रहा है, ये इस केस में उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो डायरेक्ट्स है। फिर एक मैनेजर जो है वो ये देखना चाहता है कि जो न्यूली इंस्टॉल्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसका पैटर्न ऑफ यूजेज जो है वो क्या है, प्रोडक्शन, सेल्स, ऑपरेशन, पर्सोनल डिपार्टमेंट इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करता है कि 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सोनल्स जो है वो उसमें शामिल करता है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, और वो उन पर स्टडी कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो ग्रुप्स की फॉर्म में है कि वो 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, उनमें जो है वो स्टडी कर रहा है। फिर डिवीजन्स भी यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकती हैं, कंट्रीज यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकती हैं। तो आप जिसके ऊपर स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली वो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। उसके बाद बेटे देखिए टाइम होराइजन, क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। आपकी स्टडी जो है वो क्रॉस सेक्शनल हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। क्रॉस सेक्शनल मीन्स कि जब आप डाटा एक दफ़ा ही इकट्ठा करते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ में या वीक्स में या मंथ्स में, लेकिन कंटिन्यूसली आप डाटा गैदर करते हैं, और जब एक दफ़ा आपका वो डाटा कलेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप डाटा को दोबारा कलेक्ट नहीं करते। तो ऐसी स्टडी को वन शॉट या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहते हैं। यानी कि जिस तरह आप जो MPhil में थीसिस करती हैं कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, आप नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल स्टडी करती हैं, 5-6 माह में आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है और उसका अपने एनालिसिस करना होता है। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें आप एक ही टाइम पे डाटा को गैदर करते हैं, चाहे आपको कुछ डेज़ लग जाए, वीक्स लग जाए, मंथ लग जाए, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर डाटा को कलेक्ट करके अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह देखें कि डाटा वर कलेक्टेड फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर्स बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ लास्ट ईयर टू स्टडी देयर कंसर्न्स इन अ ट्रिबुलेंट स्टॉक मार्केट। कि एक रिसर्चर ने स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में डाटा अप्रैल एंड जून के दरमियान जो है वो इकट्ठा किया ताकि स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को देख सके। डाटा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रिसर्च हैज़ नॉट बिन कलेक्टेड बिफोर। इस रिसर्च का डाटा ना ही पहले कलेक्ट किया गया, नॉट विल दे बी कलेक्टेड अगेन फॉर दिस रिसर्च, ना ही ये अब इसके बाद कलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा जो डाटा है वो क्रॉस सेक्शनल डाटा या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाती है, जिसमें आप एक बार ही डाटा कलेक्ट करें, ना ही कभी आपने पहले किया हो, ना ही आपने बाद में करना है। एक दफ़ा ही आपने डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसके फाइंडिंग्स को इवेलुएट कर लेना है। तो बेटे इसकी सेकंड एग्जांपल है कि एक ड्रग कंपनी वांटिंग टू इन्वेस्ट इन रिसर्च फॉर अ न्यू ओबेसिटी पिल कंडक्टेड अ सर्वे। ओबेसिटी पिल होती है वेट लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया
कि जो लोग मोटे हैं, ठीक है, टू सी हाउ मैनी ऑफ देम वुड बी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग द न्यू पिल, कि उनमें से कितने लोग जो है वो इस नई पिल, नई मेडिसिन को जो है वो लेने में इंटरेस्टेड हो गए। तो ये एक वन शॉट स्टडी है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, जिसमें वो एक नई प्रोडक्ट की डिमांड को एक टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट बेटे क्रॉस सेक्शनल स्टडी या वन शॉट स्टडी वो स्टडी होती है वन शॉट, जो एक टाइम पे कंडक्ट की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स, ठीक है। ना ही ये पहले कभी की गई होती है, ना ही ये बाद में आपने दोबारा करनी है। आप एक टाइम पे जो है वो डाटा को कंटिन्यूसली गैदर करने के बाद उस डाटा का एनालिसिस कर लेंगे और वो स्टडी खत्म हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो स्टडी होती है जिसमें एक रिसर्चर एक लोगों को या फिनोमिना को एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ टाइम पे गैदर करना चाहता है एक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यानी कि रिसर्चर जो है वो स्टडी करना चाहता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को पहले और एक चेंज लेके आने के बाद, ठीक है, ताकि वो चेक कर सके कि जो चेंज आया था इसका एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ नॉर्मली जो कॉजल रिसर्च होती है उसमें ज़्यादा सूटेबल होती है, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके पहले आप एक स्टडी करते हैं, उसके बाद आप वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, फिर आप दोबारा स्टडी करते हैं और इस तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो हैं ओवर द ईयर स्पेंड होती हैं कि पहले आपने रिसर्च की, फिर 2 साल बाद आप दोबारा रिसर्च करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो हैं तो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम पे जब आप डाटा को गैदर करें तो इसे कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। जिस तरह एग्जांपल देखें, अ मार्केटिंग मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन ट्रेसिंग द पैटर्न ऑफ सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन 4 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। कि एक मार्केटिंग मैनेजर जो है वो क्या करता है कि अपने जो 4 डिफरेंट रीजन्स में जो उसकी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में अपनी प्रोडक्ट की सेल के पैटर्न को एनालाइज करना चाहता है और वो अगले 2 सालों में क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि 1 साल में 3 से 4 दफ़ा वो ये पैटर्न जो है कि डाटा कलेक्ट करता है। तो ये जो स्टडी जो वो सेवरल टाइम्स जो है वो कलेक्ट कर रहा है 2 सालों के में, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जिसमें वो सेल्स के पैटर्न को एनालाइज करना चाहता है, ठीक है। पहले वो कलेक्ट करेगा, उसके रिजल्ट्स को देखेगा, फिर वो 3 मंथ गुजारेगा, फिर वो कलेक्ट करेगा, उसके रिजल्ट्स को देखेगा, फिर वो 3 मंथ गुजारेगा। तो ये बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो हैं वो ओवर द ईयर होती हैं कि हम पहले जो है वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जज करें, फिर हम 2 सालों बाद मैनेजमेंट चेंज होगी, हम दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जज करते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं जिनमें हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की निस्बत, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ मैंने पहले भी आपके सामने डिस्कस किया, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि देखें कि आप स्टडी कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम एडवर्टीजमेंट से पहले क्या था, पहले आप स्टडी कंडक्ट करें, बाद में आप हैवी एडवर्टीजमेंट करें, उसके बाद आप दोबारा जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है। और इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि एडवर्टीजमेंट ने सेल्स में कंट्रीब्यूशन दी है या नहीं दी। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो है वो नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जिसमें आप डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं वेरिएबल्स की और उसके बाद दोबारा जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो फील्ड स्टडीज़ भी लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। और जो आपकी फील्ड स्टडीज़ होती हैं वो नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल होती हैं, जिसमें आप एक 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को गैदर कर लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट जो है वो कम होती है आपके पास। इस वजह से आप क्रॉस सेक्शनल, यानी कि जब रिसर्चर के पास कॉस्ट कम हो, रिसोर्सेज कम हो, टाइम कम हो, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो सूटेबल होती है। इसी वजह से हमारे जो MPhil एंड PhD के थीसिस हैं, बीइंग अ स्टूडेंट हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, तो हम जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंडक्ट करते हैं। अब उसके बाद देखें कि इन सब के अलावा जो है वो मिक्स मेथड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। कि हमने जो है वो देखा कि हमारी स्टडी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। इंटरव्यूज़ को भी यूज़ किया जा सकता है ताकि लोगों से जो है वो सिचुएशन के बारे में आइडिया लिया जा सके, एक फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया जा सके। और जब आप एक दफ़ा उस फिनोमिना को, उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर थ्योरीज डेवलप की जाती हैं और हाइपोथेसिस फॉर्म किए जाते हैं। तो मिक्स्ड मेथड जो है, मिक्स मेथड रिसर्च जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच से ना दे सकें, यानी कि एक अकेली अप्रोच की आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मिक्स्ड मेथड रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीक़ेकार को यूज़ करते हुए डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड मेथड की अप्रोच जो है वो रिसर्चर्स के लिए तब अट्रैक्टिव होती है जब रिसर्चर्स जो है वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं,
ठीक है। रिसर्चर पहले एक पर्टिकुलर सिनेरियो से एक जनरल थ्योरी की तरफ आते हैं और फिर उस जनरल थ्योरी को टेस्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे अप्लाई करके, और इस तरह से वो अपने उनके सामने क्लियर प्रेजेंटेशन आ जाती है अपने टॉपिक से रिलेटेड। जिस तरह एग्जांपल देखें, हेनरी मिंट्सबर्ग के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं कि इसने मैनेजमेंट की थ्योरीज जो है वो प्रेजेंट की। इसने पहले इंडक्शन की कि इसने पर्टिकुलर मैनेजर्स का इंटरव्यू किया और इस तरह मैनेजेरियल वर्क की नेचर को एक्सप्लोर कर दिया। तो इस तरह उसने जो है वो इंडक्शन की कि पहले उसने पर्टिकुलर मैनेजर्स को इंटरव्यू किया, मैनेजेरियल वर्क की नेचर को फाइंड आउट किया। इस एनालिसिस की बेस पे उसने मैनेजेरियल थेरीज प्रेजेंट की जिसमें उसने मैनेजर्स के रोल्स, नेचर, एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, और इसके बाद इन थेरीज़ को उसने डिफरेंट सेटिंग्स में टेस्ट किया इंटरव्यूज़ के थ्रू एंड क्वेश्चनियर्स के थ्रू। तो देखें, पहले वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ आया, उसने इंडक्शन की, फिर उस जनरल को उसने अगेन पर्टिकुलर पे अप्लाई किया, डिफरेंट सेटिंग्स एंड वर्क प्लेसेस पे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरव्यू करके क्वेश्चनर सेंड करके तो उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या उसकी ये थेरीज जो है वो एक्यूरेट थी या नहीं। तो ये बेटे मिक्स्ड मेथड्स कहलाते हैं जहाँ पे आप इंडक्शन एंड इंडक्शन दोनों को यूज़ करें। फिर इसके अंदर एक टेक्निक होती है ट्रायंगुलेशन की। ट्रायंगुलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप मिक्स्ड मेथड यूज़ करते हैं। ट्रायंगुलेशन का मकसद जो है वो ये होता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकें डिफरेंट तरह के मेथड्स को यूज़ करते हुए। अगर डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके आपके सामने सेम रिजल्ट्स आएँ तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च स्टडी को कंडक्ट किया। जैसा देखें कि आप मेथड ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं जिसमें आप डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप डाटा ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक सोर्स की बजाय डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करें। आप रिसर्चर ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं, एक रिसर्चर की बजाय मल्टीपल रिसर्चर्स जो हैं वो डाटा को कलेक्ट करें, एनालाइज करें। थ्योरी ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं, मल्टीपल थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स को अप्लाई करें डाटा को इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन करने के लिए। तो ट्रायंगुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इस तरह के मिक्स्ड मेथड्स को यूज़ करते हुए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप अच्छे तरीके से रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। अगर डिफरेंट तरीकों को यूज़ करने के बावजूद आपका आंसर या आपके रिजल्ट सेम आए तो आपको अपनी रिसर्च स्टडी पे कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अब बेटे देखें कि ये हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए रिसर्च डिज़ाइन के। अब आपका लास्ट जो है वो टॉपिक है मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस, कि रिसर्च डिज़ाइन का नॉलेज जो है वो मैनेजर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटे देखें कि नॉलेज अबाउट रिसर्च डिज़ाइंस जो हैं वो मैनेजर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि मैनेजर अंडरस्टैंड कर ले कि रिसर्चर करना क्या चाह रहा है। ठीक है, मैनेजर जो है उसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई रिसर्चर ने जो रिसर्च की इसमें सैम्पल साइज़ ये वाला क्यों चूज़ किया, उसने इतना टाइम क्यों स्पेंड किया। यानी कि उसको आइडिया हो जाता है कि अगर रिसर्चर ने जो है वो स्मॉल सैम्पल साइज़ यूज़ किया तो इट्स मीन कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था। यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, तो अब अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप 1000 ऑर्गेनाइजेशन से डाटा गैदर कर लें। हाँ, अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल्स हैं तो आप 1000 इंडिविजुअल से डाटा गैदर कर सकते हैं। तो सैम्पल साइज़ के बारे में, टाइम के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में आपको आइडिया हो जाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो मैनेजर्स को आइडिया देता है कि रिसर्चर ने जो है वो कितना टाइम लगाया है, कितने रिसोर्सेज स्पेंड किए हैं, कितना सैम्पल साइज़ यूज़ किया है, और मैनेजर जो है वो इस बेस पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। मैनेजर को आइडिया हो सकता है कि कितने रिगरस हैं रिसर्च डिज़ाइंस, ठीक है, कितने रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं इस रिसर्च डिज़ाइन ने, और इस तरह से मैनेजर जो है वो आइडिया कर सकता है कि क्या जिस तरीके से ये रिसर्च स्टडी की गई है क्या इसका सोल्यूशन जो है वो एप्लीकेबल है। मैनेजर को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हमें रिसर्च में कोरिलेशन करनी चाहिए या कॉज एंड इफ़ेक्ट को, रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहिए। यानी कि अगर तो आपको कुछ वेरिएबल्स का अच्छे तरीके से नॉलेज या आइडिया हो जाता है कि जो कि आपको पता लग जाता है कि ये वेरिएबल्स इनफ हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि कॉजल स्टडी में आपके ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जब आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो चुकी है कि भाई इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, अगर हम एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो हमें उनको वर्क के ऊपर कंट्रोल देना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आप कॉजल स्टडी कंडक्ट करें और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके इस इफेक्ट को जज करने की कोशिश करें। तो अगर आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कोरिलेशन स्टडीज़ की मदद से तो ये आपके लिए बेटर है। इस तरह से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी सूटेबल थी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सूटेबल थी। तो इस तरह की कॉजल एंड कोरिलेशन स्टडीज़ का जब मैनेजर को आइडिया हो जाता है तो मैनेजर को जो है वो अच्छे तरीके से
मैनेजर कभी भी जो है वो ट्रैप नहीं होता कि भाई उसको कॉजल इम्प्लीकेशंस को ही देखना है, उसे कॉज एंड इफेक्ट को ही जज करना है। अगर उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाती है कि एक ए वेरिएबल बी पे अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, बी ए पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ए एंड बी जो है उन पे कोई थर्ड वेरिएबल अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये चीज़ें उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उसकी रिसर्च स्टडी की ऑथेंसिटी उसके सामने क्लियर हो जाएगी। रिसर्चर जब उसके सामने स्टडी लेकर आएगा और मैनेजर को रिसर्च डिज़ाइन का बेसिक नो हाउ नहीं होगी, तो वो कभी भी उसकी फाइंडिंग्स को एक्यूरेट वे में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो बीइंग अ मैनेजर जो है वो मैनेजर के लिए रिसर्च डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उसको क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि रिसर्च स्टडी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की रिसर्चर ने, का इंटरफेरेंस कितना था, टाइम होराइजन क्या था, स्टडी सेटिंग जो है वो क्या थी, रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हुए, स्टडी कोरिलेशनल स्टडी ही इनफ है या कॉजल स्टडी कंडक्ट करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह बेटे रिसर्च डिज़ाइन जो है वो के एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैनेजर के लिए उसके रिसर्च स्टडी का अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करने में एंड इम्प्लीमेंट करने में।